तो देखिए अब डिस्कस करते हैं एनर्जी स्टोर इन स्फेरिकल कैपेसिटर। ये जो एक्सप्रेशन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा आप लोग देखेंगे, वो फिर हमारे पास जो आंसर आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए तो हम लोग वहाँ पे इसको लिखेंगे ही, बट उस आंसर को हम लोग जनरलाइज करके हम लोग हर एक कैपेसिटर के लिए भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर, सपोज करो आपके पास इस तरह से क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, सेंटर O एंड रेडियस R। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर किया हमने, देयर इज अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस R विद सेंटर O। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, एक स्फेरिकल कैपेसिटर को सपोज कर लिया जिसका रेडियस R और इसका सेंटर क्या है, सेंटर O है। सपोज करो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो चार्ज कितना है, वो सपोज करो इस तरह से इस पर चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, Q चार्ज उस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेट Q चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, सपोज करो इस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, Q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक, कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, Q चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, लेट V बी द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक है, मान लो कि इस, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर जिस पे हमने चार्ज Q को हम लोगों ने क्या किया, अकोमुलेट किया हुआ है, तो Q चार्ज अकोमुलेट करने पर फाइनल चार्ज Q हमने अकोमुलेट किया हुआ है। ठीक है ना, Q चार्ज अकोमुलेट करने पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, यहाँ पर V इसका पोटेंशियल इसकी सरफेस पे डेवलप हो रहा है। कितना पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, यहाँ पर लिख देता हूँ, V इस पे पोटेंशियल जो है वो डेवलप हो रहा है। अब देखो यहाँ पर ना एक चीज़ समझने वाली ये है कि यहाँ पे जो चार्ज हमने Q यहाँ पे रख दिया, ये एकदम से तो नहीं रखा कि पूरा पूरा चार्ज एकदम से रख दिया, मतलब क्या प्रोसेस हुआ होगा, प्रोसेस कुछ इस तरह का हुआ होगा। देखो समझो इस बात को, क्या प्रोसेस हुआ होगा, प्रोसेस कुछ इस तरह का हुआ होगा। देखो तीन कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे बनेंगी। ठीक है, हो सकता है शुरू में यहाँ पे कुछ चार्ज भी ना हो। ठीक है, शुरू में इस कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज ना हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कैपेसिटर हो उस पर चार्ज होना ही चाहिए, हम वो डिपेंड करता है उसको हम लोग कितना चार्ज कर रहे हैं ना। सपोज करो शुरू में इस पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि मान लो कि जब टाइम t = 0 था, ठीक है, अभी मैंने बस चार्ज करना शुरू ही किया, तब इस पर Q कितना था, Q की वैल्यू 0 और पोटेंशियल कितना था, क्योंकि कोई चार्ज नहीं तो कोई पोटेंशियल भी नहीं होना है। सपोज करो t = टाइम t पे, ठीक है, कुछ समय बीत गया, 4-5 मिनट बीत गए, तब इस पर जो चार्ज आ गया, मान लो वो चार्ज कितना हो गया, Q इस पर चार्ज आ गया। ठीक है, सपोज करो इस तरह से कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर हम लोगों ने रख दिया, Q चार्ज रख दिया, तो पोटेंशियल कितना हुआ होगा फिर। ठीक है ना, टाइम t = 0 पे चार्ज क्या था, कुछ नहीं था, पोटेंशियल भी कुछ नहीं था। कुछ समय बाद हम लोगों ने चार्ज इस पर कैपिटल Q चार्ज रख सकते थे हम लोग, लेकिन अभी तक हम लोगों ने कितना रखा, मान लो कि स्मॉल Q अमाउंट ऑफ चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया, तो जो पोटेंशियल है वो कितना आएगा। देखो हमें पता है कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, Q/V है ना, तो वो पोटेंशियल का फार्मूला क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा Q/C। तो अभी अगर मुझे इस समय, ध्यान से समझना इस बात को, इस टाइम पे, टाइम t पे मुझे इस कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना हो तो कितना आएगा। ठीक है, टाइम t पे, ठीक है, टाइम पोटेंशियल एट टाइम t, ऐसा बोल सकता हूँ अगर मैं इसको, पोटेंशियल एट टाइम t कितना आएगा, t टाइम पे चार्ज कितना है, स्मॉल q, t टाइम पे चार्ज कितना है, स्मॉल q। ठीक है, और c की वैल्यू तो कांस्टेंट है ना, याद रखना मेरी बात, t टाइम पे पोटेंशियल कितना आएगा वो आएगा स्मॉल q डिवाइड बाय दिस c, क्योंकि c जो है ना, कैपेसिटेंस जो है वो तो चाहे टाइम t = 0 हो, टाइम t = t हो, ठीक है, चाहे आप इस कैपेसिटर की बात कर रहे हो टाइम t = t 0 पे, चाहे आप बात कर रहे हो टाइम t = t पे, चाहे आप बात करो टाइम t = 2t पे, 3t पे, कभी भी आप इसकी बात करोगे, जो कैपेसिटेंस है ना वो तो उसकी सेम रहनी है, कैपेसिटेंस थोड़ी बदलेगी, कैपेसिटेंस तो उसकी जितनी है उतनी रहनी है। तो इसीलिए अगर मुझे ये निकालना है पोटेंशियल V क्या चीज़ है, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर एट टाइम t अगर मुझे निकालना है तो वो क्या आएगा, उस टाइम पे जितना इसके ऊपर चार्ज है वो, ठीक है, जितना उसके ऊपर चार्ज है वो, और जो फिक्स वैल्यू है कैपेसिटेंस की उसको जब इसके साथ डिवाइड करूँगा तब जाके मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल। याद रखना क्या आ जाएगा, पोटेंशियल
ऑफ द कैपेसिटर एट टाइम टी अगर मैं बोल दूँ, क्या आएगा ये, जितना चार्ज है उस टाइम टी पे उस कैपेसिटर पे डिवाइड बाय सी कैपेसिटेंस। आई मेरी बात समझ में? नहीं आई? समझ आ गई ना बात? देखो अब चलो टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, टाइम इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि जितना ये चार्ज हो सकता था उतना मैंने इस पर इसको कर दिया है ना, जितना इस पर मैक्सिमम चार्ज इस पर आ सकता था, जितना मैक्सिमम इस पर चार्ज आ सकता था उतना मैंने इसको चार्ज कर दिया टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। ठीक है, 1 घंटे 2 घंटे के बाद जब मैंने इसको देखा कि जितना इस पर चार्ज आ सकता है उतना चार्ज आ गया, यानी कि टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चार्ज कितना है, चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू क्यू, जितना चार्ज आ सकता था आ गया। और पोटेंशियल एट टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कितना आएगा, अब इस टाइम टोटल पोटेंशियल क्या आएगा, इस टाइम पोटेंशियल आएगा, मैंने क्या बताया, मान लो अब इसमें जितना चार्ज आ सकता था ना आ गया। ठीक है, ये कितना है, अब ये क्यू चार्ज है, तो फिर पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल किसके बराबर है, क्यू, जितना चार्ज इस कैपेसिटर पे है वो लिखो, डिवाइड बाय जो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है जो कि फिक्स है उसके साथ उसको डिवाइड करो, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पोटेंशियल मिल जाएगा। मेरी बात समझी ना, ये कंसेप्ट समझो अच्छे से, फिर आके आपको चीज़ें आगे समझ आएंगी। ठीक है, ये जो मेरे पास कैपेसिटर है ना, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये किस तरह से चार्ज हुआ होगा, वो चार्ज के मैंने 3 फेज़ बताए हैं यहाँ पर। ठीक है, वो किस तरह से यहाँ पे चार्ज हुआ होगा, इस पर चार्ज कितना आया है, इस पर चार्ज आया है, इस पर चार्ज कितना आया है, इस पर चार्ज आया है क्यू, और पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ है, जब क्यू चार्ज इस पर आ गया तब पोटेंशियल कितना डेवलप हुआ, मैंने लिखा कैपिटल वी, कितना पोटेंशियल डेवलप हो गया, कैपिटल वी डेवलप हो गया इसकी सरफेस पे। अब ये जो स्फेरिकल कैपेसिटर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चार्ज हुआ होगा उसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, है ना। मान लो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, क्यू इज इक्वल टू 0 था, पोटेंशियल कितना होगा 0। मान लो टाइम टी इज इक्वल टू टी पे, इस कैपेसिटर पे, है ना, इस जो कैपेसिटर पे कुछ चार्ज आ गया, वो चार्ज कितना, मान लो वो स्मॉल क्यू है, तो फिर पोटेंशियल, तो फिर जो पोटेंशियल होगा इस कैपेसिटर पे वो कितना होगा, जितना इस पर चार्ज है वो कि स्मॉल क्यू है डिवाइड बाय जो इस कैपेसिटी की टोटल कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस तो हमेशा इसकी सेम ही रहनी है, याद रखो। कैपेसिटेंस अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, सपोज करो कैपेसिटर को इस तरह से लिख देता हूँ, कैपेसिटेंस इसकी सेम ही रहनी है, चाहे इस पर कोई चार्ज था, चाहे इसके पास कोई चार्ज नहीं है, कम है, चाहे इसके पास जितना इस पर चार्ज आ सकता है उतना है, कैपेसिटेंस तो सेम ही आनी है यार। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है इस कैपेसिटर की। ठीक है, वो वी और सी पे डिपेंड थोड़ी कर रही है। अब जब वी 0 है तब भी इस पर उतनी कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस क्या थी, कैपेबिलिटी, है ना, कितनी इसके पास एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, वो कितनी कैपेसिटी इसके चार्ज को स्टोर करने की, वो तो उतनी ही रहनी है जितनी स्टार्टिंग में है। चाहे इसके पास आप चार्ज कोई रखोगे नहीं रखोगे, लेकिन इसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी तो है ही है ना, तो सी की वैल्यू तो सेम ही रहनी है। बट वी की वैल्यू देखो, जब चार्ज क्यू इज इक्वल टू 0 था तो 0 आ गई, जब यहाँ पर चार्ज क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू था तो वी की वैल्यू क्या आई, दैट स्मॉल क्यू डिवाइड बाय कैपेसिटेंस, एंड जब टाइम इज इक्वल टू इन्फिनिटी यानी कि जितना चार्ज होना था उतना हो गया, तब हमारे पास क्यू की वैल्यू कैपिटल क्यू आ गई, तब पोटेंशियल की वैल्यू वी कितनी आ गई, क्यू बाय कैपिटल क्यू बाय सी आ गई। समझ आई बात, इतनी सी बात क्लियर हो गई। देखो समझ आ गई बात। अब हमने जो जिस फेज़ की बात करनी ना, वो सपोज करो ये इस फेज़ की बात करनी है हम लोगों ने, हमने जिस फेज़ की बात करके इस डेरिवेशन को आगे कंडक्ट करना है, वो सपोज करो ये फेज़ है। ठीक है, कि कुछ समय बीत चुका है, कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर आ चुका है। ठीक है, अभी भी और चार्ज इस पर आ सकता है। ठीक है, समझिए मेरी बात, हम जिस फेज़ की बात कर रहे हैं वो ये फेज़ है। ठीक है, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर आ चुका है, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर आ चुका है, और कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर और भी आ सकता है, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर और भी आ सकता है। ठीक है, चलो उसको स्मॉल बी से रखता हूँ। ठीक है, तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर आ चुका है और कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज इस पर अभी भी आ सकता है। क्लियर? ठीक है, इस फेज़ की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो अब देखो, मान लो कि हम लोगों ने क्या किया, इन्फिनिटी से क्या किया, मान लो हम लोगों ने क्या किया, इन्फिनिटी से डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लाया, इन्फिनिटी से क्या किया, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लाया और इसको इसकी सरफेस पे रख दिया, क्योंकि हम इस फेज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं इस टाइम टी की बात कर रहा हूँ। किसी टाइम टी पे मैंने क्या किया, क्योंकि अभी इस पर और चार्ज आ सकता है, तो टाइम टी पे मैंने क्या किया, इन्फिनिटी से डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को उठाया और इसकी सरफेस पे रख दिया। मेरी बात समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं इस फेज़ की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम पे अब इस पे और चार्ज आ सकता है, तो मैंने क्या किया, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को उठाया और इसकी सरफेस पे रख दिया। भाई ऐसा काम करने के लिए मुझे कुछ तो वर्क करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सम वर्क। ठीक है, हम इसी वर्क को यहाँ पे फाइंड करेंगे, समझ आ गई बात, क्लियर? ठीक है, तो टाइम टी पे डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को मैंने यहाँ पे क्या किया, उठाया और इसकी सरफेस पे रखा। तो ये करने के लिए मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड दैट वर्क डन टू ब्रिंग डी क्यू चार्ज, है ना, वर्क डन टू ब्रिंग डी क्यू चार्ज
फ्रॉम इन्फिनिटी, कहाँ से लाया था, फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सरफेस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर या कैपेसिटर, और कब, लेकिन जब उसके पास चार्ज कितना है क्यू, पोटेंशियल कितना है स्मॉल वी, और कैपेसिटेंस कितनी है वो तो सी रहेगी, ठीक है ना। नाउ वर्क डन टू ब्रिंग डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर, ये जो वर्क डन आएगा ये किसके बराबर आएगा, देखो ये वर्क डन किसके बराबर आएगा, ये वर्क डन आएगा डी डब्ल्यू शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, ठीक है। उस समय कितना पोटेंशियल था, उस समय, ये इस पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ, याद रखो उस समय कितना पोटेंशियल था, मल्टीप्लाई बाय किस चार्ज को आप ला रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ये बहुत बार समझाया हुआ है कि अगर मुझे वर्क डन फाइंड करना हो, मुझे अगर वर्क डन फाइंड करना हो तो मैं कैसे फाइंड करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ए डी को अमाउंट ऑफ चार्ज को इन्वेंटरी से उठाया, यहाँ रखा, तो ये जो वर्क डन आया, इस वर्क डन को फाइंड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, किस को मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम लोग इस चार्ज को रखने वाले हैं, जिस पॉइंट पे हम इस चार्ज को रखने वाले हैं उस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं जिस चार्ज को हम लोग ला रहे हैं, ठीक है। उस समय इस पॉइंट पे, ठीक है, जब हमने ये वर्क डन किया उस समय इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल था, ये स्मॉल वी, और कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, डी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो हमारे पास डी डब्ल्यू किसका बराबर आएगा, वी इंटू डी क्यू, ठीक है जी। समझ, यहाँ तक समझ आ गया, क्लियर। तो देखो फिर मेरे पास डी डब्ल्यू किसका बराबर आएगा, देखो वी की वैल्यू क्या है, देखो वी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो वी की वैल्यू क्या है, क्यू बाई सी, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता क्यू बाई सी डी क्यू, है ना। वी कितना है यहाँ पे, ये जो पोटेंशियल है, ये जो स्मॉल वी जो है, उस समय जो पोटेंशियल था वो कितना था, टाइम टी पे जो पोटेंशियल था कितना था, वो था उस समय कितना चार्ज ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, वो था स्मॉल क्यू डिवाइड बाय कैपेसिटेंस कितनी थी इस स्फेरिकल कैपेसिटर की, तो डी डब्ल्यू किसका बराबर रहेगा, क्यू बाय सी डी क्यू। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जी आगे चलते हैं फिर। टोटल वर्क डन in bringing q charge from infinity to the surface of spherical capacitor is, देखो हम लोगों ने जब डी क्यू छोटा सा अमाउंट ऑफ चार्ज इस पे रखा तो हमारे पास वर्क डन की वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, क्या थी, क्यू बाई सी डी क्यू, ठीक है, ये था। अगर छोटा सा वर्क डन करने पे मेरे को ये वैल्यू मिल रही है तो फिर इससे इस कैपेसिटर पे टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इस पर ये कैपिटल क्यू है, तो ये कैपिटल क्यू चार्ज लाने के लिए मुझे कितना काम करना पड़ेगा, आई मेरे पास, हमें दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दैट इज डी क्यू को इन्फिनिटी से उठाकर इस सरफेस पे रखने पे हमें वर्क डन मिल गया, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस। नाउ द टोटल वर्क डन, पूरा का पूरा कितना वर्क डन करना पड़ेगा हम लोगों को इस पूरे के पूरे क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इस सरफेस ऑफ द कैपेसिटर पर रखने के लिए, वो कैसे मिलेगा मुझे, वो मिल जाएगा मुझे इंटीग्रेट करके। तो वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे मिलेगा मुझे, इंटीग्रेट करना है हमने, ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन को कहाँ से कहाँ, जीरो चार्ज से लेकर जब इस पर कैपिटल क्यू चार्ज इस पर जब आ गया, है ना, क्यू बाई सी डी क्यू, समझ आ गया ना, ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब छोटा सा डी क्यू चार्ज मैंने यहाँ से इन्फिनिटी से उठाया था, यहाँ रखा था, तो वर्क डन आया था मेरे पास ये। अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ जब मैं इस पूरे पूरे चार्ज क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के यहाँ पे रखूँगा तब कितना वर्क डन आएगा, तो वो वर्क डन मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ। वी हैव टू जस्ट इंटीग्रेट दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, जीरो टू कैपिटल क्यू तक जाएगी, तो मेरे पास ये आ जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखो सी क्या चीज़ है, ये तो कांस्टेंट है ना, कैपेसिटेंस ये तो शुरू से हमेशा सेम ही रही है, चाहे चार्ज था चाहे नहीं था, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा जीरो टू क्यू डी क्यू, ठीक है जी। अब आपको ये फार्मूला अच्छे से मालूम होना चाहिए, ठीक है, याद है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का क्या फार्मूला होता है, क्या आएगा इसका आंसर, एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, ये देखो यार ऐसे आता है ना, ये क्लास 11 में सीखा था ना, एक्स एन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन डी एक्स हो, अगर इंटीग्रेशन में एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, ठीक है, तो अगर यहाँ पे वन पावर है तो क्या आ जाएगा, ठीक है, एक्स वन प्लस वन यानी कि टू डिवाइड बाई वन प्लस वन यानी कि यहाँ पे टू आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारे पास इस फार्मूले को यूज़ करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ये आ गई मेरे पास लिमिट्स जीरो टू कैपिटल क्यू, तो लोअर लिमिट ज़ीरो, अपर लिमिट क्या है कैपिटल क्यू है, तो मुझे यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, तो क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई टू माइनस ज़ीरो, तो हमारे पास वर्क डन आ गया
1/c क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 आ गया मेरे पास वर्क डन। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक समझ आ गया आप। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ W इजिकल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस सी, ये आ गया मेरे पास वर्क डन। और जैसा कि मैंने बताया यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी बनकर यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी बनकर यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो फिर मेरे पास इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दूँ यहाँ पर, यहाँ तक लिख लिया ना, कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया, लिख दिया यहाँ तक। ठीक है, मिटा दूँ, चलो जी मिटा देते हैं इसको। सिंपल सी इंटीग्रेशन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखो जैसा कि हमें पता है, ठीक है, डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की अगर मुझे निकालनी हो, यानी कि यू एफ माइनस टाइम्स यू आई, ठीक है, इनिशियली यहाँ पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी सिस्टम की, ठीक है, वो आ गई यू आई। ठीक है, और जब मैंने इस पर पूरा का पूरा चार्ज इंस्टॉल कर दिया तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी आ गई, वो आ गई यू एफ। ठीक है, तो ये जो अगर मेरे को चेंज इन एनर्जी निकालनी हो, यानी कि यू एफ यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो किसके बराबर आती है, वो आती है, ये आती है एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर। किसके बराबर आती है, ये एक्सटर्नल वर्क डन के बराबर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इनिशियली इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ भी नहीं, क्योंकि चार्ज ही नहीं था स्टार्टिंग में, तो क्या एनर्जी थी, कुछ ही नहीं थी। तो यानी कि यू आई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 0। तो मेरे पास आ जाएगा यू एफ इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन कितना आ गया, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस सी, यानी कि और मैं सिंपली इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस सी। तो ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, यानी कि यही एक्सटर्नल वर्क डन ना, ये जो मेरे पास एक्सटर्नल वर्क डन है, यही एक्सटर्नल वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी बन के सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ऐसे ये स्टेटमेंट लिख के हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम एंड वी कैन राइट यू इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू एंड यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ आप ऐसे बता सकते हो कि द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, या दैट इज यू एफ माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, तो इनिशियली तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 ही थी क्योंकि कोई चार्ज नहीं था स्टार्टिंग में। तो फिर हमारे पास क्या आएगा, यू एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। देखो फॉर, अगर मैं स्फेरिकल कैपेसिटर की बात करूँ, फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर व्हाट इज सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, देन यू विल गेट यू इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। सो यू विल गेट यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये आ गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, याद रखो ये आ गई मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी और सिंपल एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द स्फेरिकल कैपेसिटर। समझ आएगी, ये आ गया आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर, ठीक है। ये जो है ना यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये हर एक कैपेसिटर के लिए वैलिड है। ये हर एक कैपेसिटर के, सिर्फ स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए नहीं, हर एक कैपेसिटर के लिए ये एक्सप्रेशन वैलिड है, हर एक कैपेसिटर के लिए। ठीक है, और पर्टिकुलरली जब स्फेरिकल कैपेसिटर की मैं बात करूँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो यू हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन अवर इक्वेशन एंड यू विल गेट यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। समझ आ गया, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ओके, अब एक काम करते हैं, देखो हर तरह के कैपेसिटर की जब मैं बात की तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि आपको ना एग्जाम में कभी कभी वो एक्सप्रेशन पूछता है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और उसने क्या किया होता है, आगे आपको एक्सप्रेशन दी भी होती है। ठीक है, उसने बोला था फाइंड या ड्राइव द एक्सप्रेशन यू इज इक्वल टू 1/2 QV। ठीक है, आप एनर्जी की एक्सप्रेशन निकालो और वो एक्सप्रेशन इस तरह की होनी चाहिए। यहाँ कभी कभी बोलता है फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन दिस फॉर्म 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, आपको एनर्जी तो निकालनी होती है कैपेसिटर की, इसी तरीके से निकालनी होती है, लेकिन लास्ट में आपके पास एक्सप्रेशन ये आनी चाहिए 1/2 CV स्क्वायर। तो ये कैसे लाते हैं, चलो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस तरह की अगर एक्सप्रेशन मुझे लानी हो तो उनको कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिफरेंट फॉर्म्स फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ऑल टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, फिर आपको कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मेरे पास आ गया, देखो पहली फॉर्म क्या है, पहली फॉर्म तो यही है, यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस सी। ठीक है, ये इसकी इस एनर्जी की फर्स्ट फॉर्म है। अगर आपको वो बोलता है कि एनर्जी निकालो इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी, अगर आपको वी एंड सी की फॉर्म में अगर इसको निकालना है तो देखो हम लोग बड़े आराम से कर सकते हैं। एज वी नो दैट क्यू किसके बराबर आता है,
Q इज इक्वल टू सी बाई वी, है ना। देखो C किसके बराबर था, Q बाई सी, Q बाई वी। C किसके बराबर था, Q बाई वी। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे लिखूँ Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन को, ये जो Q की वैल्यू है ना, ये अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा U इज इक्वल टू सी स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइड बाई ट्वाइस सी एंड दिस स्क्वेयर कैंसिल एंड यू विल गेट 1/2 सी वी स्क्वेयर। ये आ गई नेक्स्ट फॉर्म, ये आ गई सेकेंड फॉर्म आ गई हमारे पास एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी की हम लोग इस तरह से भी एक्सप्रेशन लिख सकते हैं 1/2 सी वी स्क्वेयर, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सी एन वी। अगर क्वेश्चन में वो बोले कि लिखो इस टर्म को, आप लोग इस तरह से भी आ सकता है यार एग्जाम में, कि आप ड्राइव करो एक्सप्रेशन ऑफ, ऐसे बोल सकता है वो, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ सी एन वी, या इन टर्म्स ऑफ, ये पूछ सकता है वो थर्ड फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी। क्यू एंड वी की फॉर्म में इसको लिखो, ठीक है। ड्राइव, देखो क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से सुनो, वो पूछेगा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द स्फेरिकल कैपेसिटर और एनी काइंड ऑफ कैपेसिटर इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी। देन आपको क्या करना है, फिर आपको यहीं से देखना है कि सी हमारे पास किसके बराबर होता है, क्यू बाई वी के बराबर आता है। तो एक काम क्यों नहीं कर सकते हम लोग ये जो सी की वैल्यू है, ये हम इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा, इसका चलो इक्वेशन ना 1 कह दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो सब्स्टिट्यूट C इज इक्वल टू क्यू बाई वी इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, सी की वैल्यू क्या लिखनी है हमने, क्यू बाई वी लिखनी है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास क्यू और स्क्वेयर कैंसिल, यू विल गेट U इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी, है ना। तो ये आ गई मेरे पास नेक्स्ट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अलग अलग फॉर्म में हम लोग इसकी एक्सप्रेशंस को लिख सकते हैं। एनर्जी जो किसी कैपेसिटर की जो होती है, ठीक है, स्फेरिकल कैपेसिटर की भी और किसी भी तरह के कैपेसिटर की हम लोग एनर्जी अलग अलग फॉर्म में हम लोग उस एनर्जी को लिख सकते हैं, ठीक है। U इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर बाय 2c, तो हमारे पास एक्सप्रेशन में ड्राइव करके आ गई। इन टर्म्स ऑफ वी एंड सी अगर लिखनी हो तो आपने क्या करना है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो यू विल गेट U इज इक्वल टू 1/2 वी स्क्वेयर। और अगर इन टर्म्स ऑफ क्यू एंड वी लिखना हो तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यू विल गेट U इज इक्वल टू 1/2 क्यू वी। ये तीनों फार्मूले यूज़ होते हैं जब आप न्यूमेरिकल्स सॉल्व करोगे, तब आप देखना कभी ये एक्सप्रेशन यूज़ हो जाएगी, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या गिवन में दे रखा हुआ है, कभी ये एक्सप्रेशन यूज़ होगी, कभी वो एक्सप्रेशन यूज़ होगी। तो काफ़ी ये तीनों चारों एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको बस एक एक्सप्रेशन याद रखनी है, क्यू स्क्वेयर बाय 2c को। बाकी आप देखेंगे आपका कैपेसिटेंस का तो फार्मूला आपको पता ही है, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। जस्ट आपको सब्स्टिट्यूट करके ये तीनों के दोनों फॉर्म्स और जगह एक्स्ट्रा जो फॉर्म्स हैं ये आपको मिल जाएंगी। क्लियर, समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। तो इतना ही पढ़ते हैं आज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने देख लिया कि स्फेरिकल कैपेसिटर काफ़ी लिमिटेशंस हैं, ठीक है, इतना यूज़ नहीं कर सकते हम लोग इन स्फेरिकल कैपेसिटर्स को। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फिज़िक्स पढ़ते रहिए।